नमस्ते छात्रों, मैं पुष्पा पालकर। आज हम 10वीं कक्षा का खुला आकाश, ये जो 7वां पाठ है पूरक पठन, इसका हम अध्ययन करेंगे। पाठ के लेखक है कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी का जो परिचय है वो है, उनका जन्म 1927 में फैज़ाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 2017 में, मतलब हाल ही में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई है। उनका परिचय है नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा है कविता। इसके अलावा अपनी कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी उन्होंने लेखन किया है। भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में उन्होंने अनुवाद भी किया है। भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं, उन्होंने जो कृतियाँ की हैं वे है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं आदि। गद्य संबंधी अगर कहा जाए तो प्रस्तुत पाठ में ऐसा कहा गया है कि प्रस्तुत डायरी विधा, ये जो डायरी विधा है, जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं, आज क्या हुआ, फलाना हुआ, वहाँ गए तो उसने ये कहा, इसने ये कहा, मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा, मुझे आज ये अच्छा नहीं लगा, या कोई कविता की 4 लाइनें याद आ गई तो वो लिख दी, या कुछ ऐसी अच्छी बात हो गई तो वो डायरी में लिख दी। तो उस तरह से इनको समाज में क्या क्या हो रहा है, जो अच्छा है या अच्छा नहीं है, वो डायरी में लिखते थे। तो इनकी जो डायरी विधा पर ये पाठ आधारित है। डायरी विधा, विधा कौन सी है? डायरी। और लेखक का, पाठक का नाम क्या है? पाठ का खुला आकाश। और लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। मतलब उन्होंने इस पाठ में ऐसा संदेश दिया है कि हमने क्या करना चाहिए, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, ये कहने के लिए उन्होंने कहा है कि हमें किसी दूसरे से नहीं झगड़ा करना चाहिए कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, ये नहीं करना। तो हमें क्या करना है? खुद से संवाद करना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है। यही इस पाठ में हमें बताया। तो चलो छात्रों, शुरू करते हैं। अंदर की दुनिया, अंदर की दुनिया यानी कि हमारे अंदर की दुनिया, कि हम स्वयं क्या हैं। बाहर की दुनिया तो हम सभी देखते हैं, जो भौतिक दुनिया है, हमारे द्वार से लेकर, घर से लेकर, हमारे गांव तक, हमारे गांव से लेकर हम जहाँ नौकरी धंधा करते हैं वहाँ तक हम सब कुछ देखते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर, हमारी जो अंदरी दुनिया है, उसमें हम क्या देखते हैं, क्या देखा है हमने? देखिए, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते। विस्तार नहीं करते यानी कि हम उस बात पर सोचते नहीं है, ध्यान नहीं देते। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। ये इन्होंने 10 मार्च 1998 में लिखा है। तो उनकी जो डायरी का एक अंश है उसमें से 4 लाइनें उन्होंने दी है। आगे देखिए, जब वे समाज में घूमते फिरते हैं तो उनको इस बात प्रतीत होती है कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। मकान पर मकान, मकान पर मकान, मकान पर मकान, लेकिन इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे कहते हैं कि अगर दिल में जगह हो तो घर भी कितना भी छोटा हो वो बड़ा होता है। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश है। मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, गुंजाइश कोई रास्ता नहीं कि हम वहाँ पर कोई गड्ढा खोद के कुछ पेड़ लगा सकते हैं, जगह ही नहीं है। इसलिए मकान पर मकान, मकान पर मकान, मकान पर मकान, ढेरों सारे मकान। आप तो देख रहे हो भौतिक दुनिया आज की, 22 मंजिली इमारतें हो रही हैं, 36 मालों की इमारतें हो रही हैं।
अगर आप बम्बई घूमोगे तो आप देखोगे कि 42 मंजिलों की भी इमारत हो रही है। तो इतनी बड़ी मंजिलों की इमारतें हैं, लेकिन इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए जगह नहीं है। शायद एक 100 में से कोई ऐसे 5 घर होंगे जहाँ पर सभी लोग एकत्र रहते होंगे, संयुक्त कुटुंब में रहते होंगे। ज़्यादातर नहीं है, मतलब उनके माता पिता हैं, उनके बुज़ुर्ग हैं, उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, पोती पोते हैं। ऐसे कम लोग हैं जो इकट्ठे रहते हैं। शायद उनके दिल में जगह है एक दूसरे के लिए, या तो कोई किसी बात की कमी है, तो वो जो कमी है वो कमी भर के निकालने के लिए वो लोग सब साथ में रहते हैं। या तो उनके घर में सब बड़े बड़े मकान भी है लिए हुए, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतना प्यार है, इतना ऋणानुबंध है कि वे लोग अलग रहना नहीं चाहते, एक ही जगह रहना चाहते। ऐसे लोग होते हैं। मकान ही मकान है, इतने मकान के लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की बहुत बड़ी भीड़। लंद फंद यानी कि अस्ता व्यस्त, यानी कि कहते हैं ना कि अनियोजित। जहाँ जगह मिली वहीं पे घर बना लिया, जहाँ जगह मिली वहीं पे घर बना लिया। ना रास्ता है, ना कोना है, ना टोना है, ना कुछ जगह घूमने के लिए कोई जगह है। लंद फंद, तो कैसे भी घर बनाया है। अभी हाल ही में हम लोगों को कोरोना ड्यूटी लगी थी। हम लोग कलवा में ड्यूटी कर रहे थे। वहाँ पर एक वागदुई करके एरिया है। अगर आप वहाँ पर जाओगे, प्रवेश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से लोगों ने घर बांधे हैं। इतने छोटे छोटे कमरों में 10-10 लोग रहते हैं। इतने छोटे छोटे कमरों में लोग, छोटे बच्चे, उनके माता पिता, उनके सब एक ही घर में रह रहे हैं। या तो उनकी मजबूरी होगी, या तो फिर आपसी प्रेम भाव होगा। तो यही लेखक कहना चाहता है कि लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़। लंद फंद अनियोजित, मतलब अस्ता व्यस्त घरों की भीड़, जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। संकरी गली, सीमित छोटा सा रास्ता, छोटी सी गली, तंग गली। जैसे और एक आपको उदाहरण देती हूँ। 5 पखाड़ी में 5 पखाड़ी का जो बड़ा हेड ऑफिस है टीएमसी का, उसके सामने एक बड़ी झोपड़पट्टी है। वहाँ पर अगर आप प्रवेश करोगे अंदर, तो आप किस गली से गुजरते हो और किस गली से बाहर निकलते हो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ पर जिसके घर में जाना चाहते हो, कोई आस पड़ोस वाला बता देगा कि हाँ फलानी व्यक्ति उस झोपड़ी में रहती है, फलानी व्यक्ति उस गली में रहती है, फलानी इंसान उस गली में रहता है। इस तरह से लोग एक दूसरे की जानकारी बखूबी बता देते हैं। लेकिन अगर आप प्रवेश करोगे अंदर, एंट्री करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं खुद गुम जाऊँगा। अगर आप रात के समय गए तो आप गुम ही गए समझो, आप मिल ही नहीं पाओगे एक दूसरे से। इस तरह से वहाँ की जो माहौल है, वहाँ की जो लोग रहते हैं, वहाँ की जो झोपड़पट्टी है, उसे झोपड़पट्टी कहा जाता है। तो लेखक ये कहना चाहता है कि ऐसी संकरी गली में अगर हम फंस गए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झाँकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी तंग गली दिखाई देती है। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से अगर मैं बाहर देखूँ भी तो एक तंग गली दिखाई देती है और दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी आसमान में उड़ती हुई नहीं दिखती। चिड़िया दिखती है, मतलब वो किसी खिड़की पर आकर दिखती है, दरवाजे पर आकर दिखती है, लेकिन किसी भी पेड़ पर नहीं दिखती, किसी भी आसमान पे उड़ती हुई नहीं दिखती। तो लेखक कहना चाहता है कि यह जो चिड़िया है, हमें खुला आकाश भी नहीं दिखता है। क्या लेखक कहना चाहता है? खुला आसमान, खुला आकाश हमें नहीं दिख रहा है। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। जो चिड़िया है या कौवे हैं या पंछी है, वो टेलीफोन के तारों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आसमान में उड़ते हुए नहीं दिखाई देते। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, जैसे कोई किसी ने चित्र बनाया है, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, ऐसा लगता है, जो शायद इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू भी की आवाज़ें निकल सकते हो। फुदक सकते हैं। फुदकना यानी कि खेलना, छोटे बच्चे जैसे फुदकते हैं, खेलते हैं, उड़ी मारते हैं, ऐसे। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में
मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। तब लेखक चाहता है कि मैं यहाँ पे जो रहता हूँ तो यहाँ से मैं अभी बाहर निकलना चाहता हूँ, एक अच्छा घर लेना चाहता हूँ। तो ये जो उसके मन की एक भड़ास है, एक मन की उसकी इच्छा है, हाँ कोई नहीं चाहता। इस दुनिया में हर कोई जिसका छोटा झोपड़ में घर है वो बड़ा मकान लेना चाहता है, जिसका बड़ा मकान है वो फ्लैट में घर लेना चाहता है, जिसका मकान फ्लैट में घर है वो बंगला लेना चाहता है, और जिसका बड़ा बंगलो है वो बड़ी ज़मीन खरीदना चाहता है। तो इस तरह इंसान की आशाएं आकांक्षाएं बढ़ती रहती है। तो उस तरह लेखक कहना चाहता है कि मैं इस मोहल्ले से बाहर निकलने की कोशिश में हूँ। ये इन्होंने 10 मार्च 1998 में ही लिखा है। सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आँख से नहीं। सही साहित्य, सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या दाईं आँख से नहीं। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि सही साहित्य वही है कि जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, हम अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करते हैं, किस तरह से हम पढ़ते हैं, और जो हमने पढ़ा है, जो हमने लिखा है, जो हमने देखा है, वो हमने हमारे जीवन में किस तरह से उतरा है भी या उतारा है भी या नहीं। इसलिए लेखक कहना चाहता है कि सही साहित्य, संपूर्ण साहित्य वही है कि जो हम दोनों आँखों से देख सकें। आजकल आप तो देखते हो हमारा जो साहित्य है एक गीले कपड़े की तरह है, कबाड़ में रखा धरा हुआ है, कहाँ कोई पढ़ रहा है। डिजिटल की दुनिया है, सब लोग उस मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। पढ़ने वाले तो 60% लोग हैं, लेकिन 40% लोग खेलने में ही लगे होते हैं। आजकल क्या खेलते हैं, पबजी और ऐसा कुछ अलग से गेम खेलते हैं। कुछ लोग तो उसमें बिजनेस करते हैं, कुछ लोग गाने सुनते रहते हैं। तो ये जो डिजिटल का जो माध्यम है, ये इसका अलग अलग तरीके से लोग उपयोग करते हैं। आज हमें अगर कोई पुस्तक भी पढ़नी है, मान लो अगर हमें ये हिंदी की किताब पढ़नी है या पूरा आकाशीय पाठ पढ़ना है, तो हम अगर इसमें PDF या PPT करके अगर भेज देंगे अपने मोबाइल में सेव करके, तो हम कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से लेखक कहना चाहते हैं कि सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जो हम अपनी दोनों आँखों से देखते हैं, वही सही साहित्य है। मतलब आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, ये लेखक कहना चाहते हैं। आगे देखिए, जाने खुद को। खुद को जानने के लिए हम मन की शांति के लिए कोई लोग योगा भी करते हैं, शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, मन का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए चिंतन मनन करते हैं, योगा करते हैं। तो उस तरह से लेखक कहते हैं कि जाने खुद को, कि अगर हमने खुद को जाना, खुद को परखा, खुद को देखा, तो ही हमने दुनिया देखी, नहीं तो हमने क्या देखा। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, इंसान ही है, मानव है, हम हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, अमीर है, गरीब है, उसके घर में क्या खाना पका है, उसने किस तरह से पहनावा पहना है, वो किस तरह से बात करते हैं, वे किस तरह से रहते हैं, वे किस तरह से कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ये हम दूसरों की ज़्यादा चौकस में रहते हैं। लेखक कहना चाहता है कि ऐसे दंभ में मत रहिए, सिर्फ खुद को पहचानिए। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हुए अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। मतलब अगर कोई हमें सोच समझकर कुछ बातें बताता है,
या अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन प्रणाली के बारे में, अपने जीवन के अनुभव के बारे में अगर कोई कुछ बताता है तो वो हमें उनकी सोच पर भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मैं हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं बोलता हूँ वही सही है, इस तरह से नहीं। इसलिए लेखक कहता है कि भरोसा अपने पर अगर है तो दूसरों पर भी भरोसा रखो। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। सहज, सिंपल, सकारात्मक यानी कि हम दूसरे के प्रति अच्छा ही विचार करना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। दूसरा कोई भी हो, हमारे भाई हो, बहन हो, माँ हो, माता हो, पिता हो, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हो, हमारे शिक्षक गण हो, कोई भी हो, दूसरा कोई नहीं, वो भी हमारा ही एक अंश है, हमारी तरह ही वो एक इंसान है। तो उसके बारे में भी सोचो, उस पर भी भरोसा रखो। हम ये सब कब कर पाएंगे? जब हम खुद को जानेंगे, हम खुद को विश्वास करेंगे। सिर्फ मनुष्य होता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। लकड़बग्गे यानी कि एक भेड़िए की जाति का एक पशु। लकड़बग्गा यानी कि भेड़िया होता है ना, भेड़िया मराठी में बोलते कोल्हा, तो हमारा भेड़िए की जाति का एक पशु होता है। तेंदुए मतलब वो बाघ का एक प्रकार, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। तो जो प्राणी है वो प्राणी वही है, बकरी है, गाय है, भैंस है, बाघ है। तो हम इंसान क्यों नहीं है? हम में क्यों भेद है? हम में क्यों अलग अलग भावनाएं हैं? हम में क्यों दूसरों के प्रति घृणाएं हैं? हम इंसान क्यों नहीं हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, जैसे सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। हम मानवतावादी क्यों नहीं हैं? हम मनुष्य के प्रति प्रेम भाव से क्यों नहीं जी रहे हैं? इस तरह से लेखक के मन को यह बात बहुत खलती है, बहुत चूटती है। इसलिए वे बोलना चाहते हैं कि हम मनुष्य मानवतावादी, मानवता क्यों नहीं है हमारे में? हम मनुष्य के प्रति मनुष्य से प्रेम भाव से क्यों नहीं रह रहे? ये उन्होंने लिखा है 7 अगस्त 1999 में डायरी विदा में लिखा है। लुका छिपकर जीना। लुका छिपकर जीना यानी कि जिंदगी की प्रणाली को छुप कर जीना। हम जो है वो सामने वाले को नहीं बताना, हम जो नहीं है वो सामने वाले को बड़ा चढ़ा कर बताना कि देखो हम क्या हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाने हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। ये हम क्या हैं? ये चोरी छुपी हुई ज़िंदगी लोग जीते हैं। असलियत जो है इंसान की वो सामने वाले को बताते नहीं हैं। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है, यानी कि मैं जो हूँ, मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मैं खुली किताब की तरह जीना चाहता हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। चीज़ों को लुका छुपा कर, बातों को, व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। मतलब किसी भी चीज़ को छुपा कर रखना, किसी भी बात को दबोच कर रखना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऐसा लेखक खुले दिमाग वाला, खुले दिल वाला है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं लेखक? कि ऐसे लोग व्यवहार कुशल होते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं? कोई लोग उनको चारित्रिक बेईमानी कहते हैं। लेकिन सामने वाले को क्या लगता है कि वह एक इंसान कैसा है? व्यवहार कुशल है, बहुत होशियार है, अक्लमंद है, क्योंकि वो सामने वाले को इस तरह से दिखाता है कि मैं ही होशियार हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और काम मैं ही कर रहा हूँ, दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि वो उनकी आवाज़ें इतनी बुलंद होती है कि उनकी वो बुलंद आवाज़ की वजह से सामने वालों पर ऐसी छाप डाल देते हैं कि बताते हैं कि मैं ही हूँ करने वाला, मेरे सिवा कोई करने वाला नहीं है, मैं ही होशियार हूँ, मेरे सिवा और कोई होशियार है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। इस तरह से वो सामने वालों को कम दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को वो अपना अपमान करते हैं। कभी कभी ऐसे हमारी निजी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि काम सब हम करते हैं,
और बच्चे हमारी वजह से सब आगे बढ़ते हैं, हमारा नाम उनके मुख पर होता है। लेकिन जब हम नहीं होते हैं उस वक्त जो बोलते हैं ना शाबाशी की एक थाप, जैसे बोलते हैं कि कोई बख्शिश पात्र वो दूसरी ही व्यक्ति लेके जाती है कि अरे ये व्यक्ति ने किया, ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति की वजह से हुआ। और जो मूल व्यक्ति होती है उस बेचारे का तो अपमान हो जाता है, उसकी ज़िंदगी निकल जाती है उस व्यक्ति की, वो बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए, उस स्कूल के लिए, उस कक्षा के लिए उसकी ज़िंदगी निकल जाती है कि बच्चे आगे कैसे आए, और शाबाशी की थाप कोई और लेके जाता है। तो ये लेखक को पसंद नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते तो कितना अच्छा होता। आगे देखिए, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए, आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों है, उसे छिपाना जरूरी लगे। अगर आप जो है आपकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह होना चाहिए, अगर ऐसी नहीं है तो ऐसी ज़िंदगी को, गंदी ज़िंदगी, ऐसी धूर्त ज़िंदगी आपको छिपानी पड़ती है। तो ऐसी जीवन आप क्यों जी रहे हो? आप इंसान हो तो इंसान के प्रति इंसान बनकर जियो, इस तरह से लेकर कहना चाहता हूँ। आगे, जीने का अर्थ, जीवन जीने का अर्थ किसे कहते हैं? अब जैसे बोलते हैं ना कि अपना दर्द छुपाना है तो गीत खुशी के गाना, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। कहते हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, हमें किस तरह से ज़िंदगी जीना चाहिए, दूसरों के प्रति हमें ज़िंदगी किस तरह से जीना चाहिए। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं, यानी कि मैं बूढ़ा हो गया, ऐसे नहीं है। यह तथ्य जीवन के किसी खंड पर भी लागू नहीं हो सकता। क्या कहना चाहता है लेखक? बचपन, यौवन और बुढ़ापा खास बात है। जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित है, चैतन्य है, मैं ज़िंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ, अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य मानता हूँ। चेष्टा यानी कि प्रयत्न, कि मैं जीवन को किस तरह से जी रहा हूँ, दूसरों के प्रति जीवन में किस तरह से जीने की प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए कवि कहता है कि, लेखक कहता है कि लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य घटक पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया। किसी का जीना बंद होता है? नहीं। चाहे हमारी उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए, हम कितने भी बूढ़े हो जाए, हमें सब कुछ चाहिए होता है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, नहाना धोना, घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, देखना, मनोरंजन करना, इस हमें, क्योंकि हम इंसान हैं, मानव हैं, और इस सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। और इस चीज़ों की हमें जब परिपूर्णता होती है तो ही हम हमारा जीवन अच्छी तरह व्यतीत करते हैं, और दूसरों के लिए भी हम कुछ करने की चेष्टा करते हैं। यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी मोड़ पर भी हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। जब हो या अब, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता के लिए, दूसरों के लिए। ठीक है, ओके, आगे देखिए। दिल्ली में रहना। अभी जब लेखक दिल्ली में गए थे तो दिल्ली में उन्हें किस तरह से अनुभव आया वो उन्होंने डायरी में लिखा है। दिल्ली के शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद-फंद, हर वक्त चलायमान। क्या बोल रहे लेखक? सवारियों के जैसे लंद-फंद, यानी कि ऐसी बस, जैसे कि मानो बस में, जैसे अगर समझो 30 लोगों की बस है और उस बस में अगर 80 लोग भर दिए जाएँ तो किस तरह से वो बस लंद-फंद हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएंगे लोग, सबके एक दूसरे की सांसें एक दूसरे में अटक जाएंगी, कोई छींकता है, कोई खांसता है, कोई थूकता है। किस तरह से उस बस में हम लोग जितने चलते हैं, चलायमान हैं, हम कैसे कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी तरह उस दिल्ली में जो शहर है, लेखक बोल रहा है कि ऐसी शहर में मैं घर ढूंढ रहा हूँ। दिल्ली में भी ऐसी ही बस्ती है, लंद-फंद, जहाँ लोगों को जगह मिली, लोगों ने घर बांध दिया है। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। ज़िंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बंद पड़े लटके रहो
और धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। लेखक कहना चाहता है कि दिल्ली में भी इसी तरह की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। यही हाल है लोगों का। कहीं भी पेड़ लगाने की गुंजाइश नहीं, कहीं भी बगीचा लगाने की गुंजाइश नहीं, पंछियों को घूमने की गुंजाइश नहीं। इसी तरह से लोग जी रहे हैं। तो लेखक कहना चाहता है कि ऐसी ज़िंदगी, ऐसे घर कि जहाँ पर अगर मैं पैर रखता हूँ तो दरवाजे में पैर रखता हूँ और अंदर जाता हूँ तो मकान ख़त्म। इस तरह से घर में लोग रहते हैं। तो इस तरह लेखक बोलता है कि बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। इतनी छोटी छोटी जगहों के घर होते हैं। ये उन्होंने 12 जून 2003 में लिखा है। बहाने निकालना यानी कि हम जब शौक़ से करना चाहते हैं कोई चीज़ को, जो अगर हमारे मन में है तो हम करते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में नहीं है तो हम कितने बहाने कर लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी को अभी छुट्टी चाहिए तो बच्चे बोलेंगे मेरी जो दादाजी है ही नहीं, बोलेंगे मेरे दादाजी गुजर गए तो मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। मेरी नानी गुजर गई, जो नानी है ही नहीं घर में तो बोलते मेरी नानी गुजर गई है, मैं घर में स्कूल नहीं आ पाऊँगा। तो इस तरह से उन लोग बहाने बनाते हैं। पढ़ाई दो, स्वाध्याय दो, तो स्वाध्याय के लिए भी बहाने बनाते हैं। कल रात को मैं देर से सोया और मम्मी ने बहुत डांटा, तो पापा का मम्मी का कुछ झगड़ा हो गया, हम लोग घर में ही बैठे रहे, देर से सोए, तो इस तरह से मैं स्कूल में लेट आया हूँ। इस तरह से बहाने बताते हैं। कुछ के बहाने तो समझ में आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के तो सब बहाने समझ में ही नहीं आते। हमारे स्कूल के बच्चे बताते हैं कि मैं पानी भर रहा था, अभी पानी आया, मैं पानी भर रहा था इसलिए मुझे स्कूल आने के लिए देर हो गई। अब बताओ, अब इस बहाने को हम लोग क्या करें? तो ऐसे बच्चों को हम लोग एक बार लिस्ट निकाली थी कि बाबा कितने बच्चों को पानी भरना पड़ता है। तो भाई आप रात में भरा करो, शाम में भरा करो, स्कूल में आने के टाइम पे क्यों पानी भरते हो? तो बोलते सुबह नंबर लगाया था तो स्कूल में आने के टाइम पे नंबर लग गया। तो इस तरह से कुछ बच्चों की परेशानी होती है। तो इसको तो बहाना नहीं कहा जा सकता। तो जो हम शौक़ से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते हम निकाल लेते हैं, लेकिन हमें अगर कोई चीज़ नहीं करना है तो हम साफ बहाना कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं कि बस हमें नहीं करना, और बहाना बना लेते हैं। अपने से बहस। लेखक कहना चाहता है कि आप अपने से बहस करो, आप अपने से संवाद करो, आप अपने से बात करो, किसी दूसरे से मत झगड़ा करो कि तुमको क्या चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, तुमको फलानी चीज़ चाहिए। तो आप दूसरों से झगड़ा मत करो। तुमको खुद को किस तरह से ज़िंदगी जीना है, तुमको खुद को क्या चाहिए, ये तुम खुद देखो और अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाओ। बहस दूसरों से नहीं, अपनों से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस के केवल झगड़ा हाथ लगता है। यानी कि हम अगर किसी को बोल दें कि भाई तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो उल्टा ही जवाब देगा तुमको क्या करना है। तो इस तरह से हमने दूसरों से कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, दूसरों से कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, दूसरों से कोई भी प्रश्नावली नहीं करनी चाहिए। सिर्फ हमने क्या करना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए, खुद से संवाद करना चाहिए, खुद से संघर्ष करना चाहिए, खुद से बहस करनी चाहिए। आगे देखो, चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा है। लेखक कहना चाहता है कि कुछ दिन हो गए मैंने कंप्यूटर ख़रीदा, लेकिन लेखक ऐसा नहीं बोलता कि मैंने ख़रीदा, क्योंकि कंप्यूटर ने मुझे ख़रीदा है 40,000 में। क्योंकि जब भी मैं काम करता हूँ अपनी गर्दन झुकाए उसके सामने अपना काम करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे ख़रीदा है ना, कंप्यूटर ने। कंप्यूटर को मैंने नहीं ख़रीदा है। उसी तरह गाड़ी भी उन्होंने ली है, मोटर गाड़ी। तो मोटर गाड़ी भी जब वो अपने तरीके से जब घूमते फिरते, उनकी जब इच्छा होती है तब उस मोटर गाड़ी में वो नहीं घूम सकते। लेकिन कोई किसी दूसरों के घर वालों की या किसी काम के जब कोई निकलता है काम, तभी वो मोटर गाड़ी में घूमते हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि ये इन्होंने मुझे खरीदा, मोटर गाड़ी ने मुझे ख़रीदा है, कंप्यूटर ने मुझे ख़रीदा है, मैंने मोटर गाड़ी को और मैंने वो कंप्यूटर को नहीं ख़रीदा है। इस तरह से लेखक कहना चाहता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा है, आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरे को सिर झुकाकर झेलने में अपना कल्याण देख रहा हूँ। वादा है एक दिन मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी थी, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता,
या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं। गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और दर्जनों उसके गुलाम होते थे, लेकिन अब हर चीज़ के दर्जनों का गुलाम हो गए हैं। सबसे पहले गुलाम हम किसके हुए हैं? मोबाइल के। अगर वो नहीं है तो वो हम अपनी ज़िंदगी अधूरी समझते हैं, बराबर है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि हम क्या है, सभी चीज़ों के गुलाम बन चुके हैं। तो इस तरह से चीज़ों के गुलाम मत बनिए, खुद के लिए भी कुछ जीवन जीना सीखिए। इस तरह से लेखक इस पाठ से हमें कहना चाहता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यही संदेश दिया है कि जो हम शौक करते हैं उसे हमें पूरा करने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अभी आपको ये पाठ समझ में आया होगा, ऐसे आशा करती हूँ। और कुछ अगर आपको शंका होगी, कुछ प्रश्न की शंका होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रश्न उत्तर का स्वाध्याय दूँगी। आप फिर इसमें आपकी कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है। नमस्ते।